सबसे पहले 40 समूह का कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारा जो जयपुर पुलिस का इनिशिएटिव था, जिसमें क्राइम को लेकर जो पुलिस की आम पीड़ा है, क्राइम सीन पर हम जाते हैं तो जिस तरीके से पुलिस गिरफ्तारी करती है और कई बार मौके पर जो पीड़ित होता है उसके साथ न्याय ना होते देखने की जो हमारी पीड़ा है, उसमें हमारी नैतिक अभियान में आप लोग जुड़े। न्याय तब तक पूर्ण नहीं है जब तक पीड़ित है वो केंद्र में नहीं है। जो पुलिस किसी भी क्राइम स्पॉट के बाद में जब अपराधी को गिरफ्तार करती है, उसके बाद ट्रायल चलता है, उसको सजा होती है, ये उस अपराधी के कृत्यों के साथ तो न्याय हो जाता है, लेकिन उस पीड़ित को अगर उसके जीवन में जो बदलाव हुए उस क्राइम सीन के बाद में, अगर वो कहीं हाशिए पर चला गया या वो जीवन के ऐसे संकट में चला गया जिसमें वो बिना हाथ बढ़ाए बाहर नहीं निकल सकता, वो द्वंद्व पुलिस अधिकारियों में कई बार देखने को मिलता है। सारे क्राइम सीन ऐसे नहीं होते जिसमें व्यक्ति पूरी तरह हाशिए पर चले जाए, लेकिन कुछ क्राइम सीन ऐसे होते हैं जो हमें जीवन भर याद रहते हैं कि काश हम मदद कर पाते। पिछले 3-4 साल में जितना पुलिसिंग का एक्सपीरियंस रहा उसमें कई बार ऐसी दशाएं सामने आई। अंततः जयपुर में फिर ये इनिशिएटिव का विचार मन में है कि क्यों ना शहर के भामाशाहों से जोड़ा जाए और इस तरह के परिवार जो अपराध के बाद में अगर उनको संबल नहीं दिया गया तो वो नहीं संभल सकते, उनकी मदद के लिए प्रयास किया जाए। मैं 2-3 केसेज आपको बड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जैसे एक केस था जिसमें एक 11 साल की बच्ची को खुद के परिवार द्वारा भेज दिया गया, जब तक 13 साल की हुई तब तक 2 बच्चे हो गए। बच्ची ने बताया कि उसके तथाकथित ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया, हमें भरोसा नहीं हुआ। DNA रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई कि बच्चे ससुर के ही निकले। बाद में पिता भी उसका खुद का पिता भी ससुराल पक्ष से मिल गया, बच्ची के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसको बालिग दिखाने का प्रयास किया, तो पिता को भी हमने गिरफ्तार किया, उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी अरेस्ट किया जिसने फर्जी कागजात बनाए। इस तरह पूरे परिवार ने उसके साथ मिलकर अन्याय किया। क्या आप लोगों का संबल उसको नहीं मिले तो क्या वो बच्ची संभल सकती है? सवाल बस इतना सा है। तो जब तक अगर किसी अपराध से पीड़ित बिल्कुल ही सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर चला गया और जहां मुख्यतः जो पीड़ित है वो या तो बच्चा है या महिला है या कोई वृद्ध है जिसके आसपास अब कोई नहीं है जो उसका ख्याल करेगा, और इसका सीधा संबंध न्याय से भी जुड़ता है, उस अपराधी की सजा से भी जुड़ता है। जैसे एक 9 साल की बच्ची के साथ उसका खुद का पिता बलात्कार कर रहा था, हम माँ को भरोसा नहीं हुआ, वीडियोग्राफी हुई, माँ ने फोन छुपा के रखा, वीडियो में करतूत आ गई, FIR हो गई। अब जो घर में घर का खर्चा चलाने वाला था, जो संरक्षक था, वो अपराधी निकला। अब अगर उस बच्ची को और उसकी माँ को अगर हमने संबल नहीं दिया तो क्या न्याय मिल पाएगा क्या? क्योंकि जो 10 साल की कानून की लड़ाई है उसमें वो माँ लड़ ही नहीं पाएगी जो बिना रोजगार की, बिना स्किल के है, और उसके ऊपर बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी है, खुद की रोजगार की जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं वो गवाह के तौर पर हॉस्टाइल होगी और हम न्याय भी नहीं दिला पाएंगे। तो न्याय की लड़ाई भी तब तक अधूरी रह जाएगी जब तक पीड़ित है वो सुरक्षित नहीं है। तो कई बार हम बहुत ही सनसनीखेज मामलों में देखते हैं कि किसी व्यक्ति का गवाह हॉस्टाइल हो गया, उसको सजा नहीं मिली। वो इसीलिए है क्योंकि पीड़ित कहीं ना कहीं सुरक्षित फील नहीं हुआ। तो 40 समूह ने बड़ा हमारी इसमें मदद की। कहा जाता है काइंडनेस इज द लैंग्वेज दैट डेफ कैन हियर एंड ब्लाइंड कैन सी। तो ये जो दयालुता की जो भाषा है, जो जिस मुहिम में आप लोग जुड़े, उसमें हमें बड़ा संबल मिला। गांधी जी का सिद्धांत है न्यायशीलता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये हम लोग UPSC की तैयारी के दौरान देखते थे और अभी जो आप लोगों ने हमारी मदद की तो उसी न्यायशीलता के सिद्धांत की याद आ गई। वो कहता है कि जो अगर शहर के भामाशाह ये समझने लगे कि उनके पास में जितनी भी जमा पूंजी प्रॉपर्टी है उसके वो मालिक नहीं है बल्कि ट्रस्टी है। कबीर का भी एक दोहा है, जो पीर हम पहले बोलते थे, जो किसी की पीड़ा जानते थे जिसको पीर बोलते थे। कबीर कहते हैं कबीर सो ही पीर है जो पर पीर जाने ही, जो ना जाने पर पीर वो काहे पीर में पीर। जो दूसरे की पीड़ा समझता है सच्चे मायनों में वही पीर। तो आपने उन कमजोर परिवारों की पीड़ा को समझा, उस मुहिम में जुड़े। श्रीमान CP सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पधारे सर की बुखार होने के बावजूद मॉर्निंग से सर ऑफिस नहीं आए थे। सुबह सर से बात हुई, लेकिन सर ने कहा कि आपकी अच्छी पहल और सर तबीयत खराब होने के बावजूद इस प्रोग्राम में आए। सर आपके आने से हमें बड़ा संबल मिला सर, और आगे हम जैसे नए अधिकारी इस तरह का कोई पहल करते हैं सर तो सीनियर्स का अगर आशीर्वचन होता है सर और आपकी मदद मिलती है सर तो हमें बड़ी मजबूती मिलती है सर। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि
जिन परिवारों की मदद के लिए हम लोग आपसे जुड़े हैं, उन परिवारों का हम ताउम्र ध्यान रखेंगे ताकि उस रिहेबिलिटेशन का उनको फ़ायदा हो। अंत में एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। हम बचपन में पढ़ा करते थे कि एक चील की कहानी थी। कहीं बिल्डिंग में कहीं आग लगी और वो चील देख रही थी कि एक चिड़िया थी, वो कहीं पोखर में से पानी की बूंद लेती और उस बिल्डिंग पे डाल देती। चील ने बहुत देर तक देखा, फिर उस चिड़िया से पूछा कि तू जानती थी कि तू जो पानी ले रही है इस पॉन्ड से और इस बिल्डिंग में डाल रही है, इससे शायद कोई फ़ायदा ना हो, फिर तू क्यों करती रही? तो उसने कहा कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लिखा जाएगा आग बुझाने वालों में, कि मैंने कहीं ना कहीं शहर को सुकून देने में, तसल्ली देने में, राहत देने में, ये मुहिम हो सकता है उन 7 परिवारों की हो, ये हो सकता है बहुत, ये जो बड़ा समुद्र है जिसमें बहुत अन्याय हो रहे हैं, उसमें हम बहुत ही छोटे से समूह को पकड़ पाए। लेकिन हमने कोशिश की कि जयपुर पश्चिम में जो पिछले साल में अपराध हुए उसमें सबसे संगीन अपराध थे, जिनको जो हमें जीवन भर याद रखें अगर हमने मदद नहीं की, उन परिवारों को हमने चुना। आपका इनिशिएटिव हो सकता है कि बहुत छोटा हो, हमारा इनिशिएटिव हो सकता है बहुत छोटा हो, लेकिन ये उम्मीद की किरण लेके आएगा उन परिवारों के लिए जो उम्मीद खो चुके हैं। ये एक अच्छे भविष्य के लिए इस पहल को भी हमने नाम दिया कि नवोदय जहाँ उम्मीद से खिलता है कर, तो एक उम्मीद की शुरुआत हुई है। हम इस मुहिम से आपसे जुड़े रहेंगे। आपने सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।